हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8, 9, 10th 11th क्लास 12th के लिए भी। क्लास 11th और 12th में अगर आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो बिना सेट थ्योरी पढ़े हुए आप रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं पढ़ा है तो आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपको पढ़ना है डिफ्रेंशिएशन, लिमिट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो सभी जगह रिलेशंस एंड फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसलिए आज हम फिनिश करेंगे सेट्स, या वी कॉल इट सेट थ्योरी। ठीक है, जितना भी बेसिक सेट है वो आज हम एक वीडियो में फिनिश करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा सेट देखिए, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई channel. Okay, so set theory for class 8th 9th 10th 11th and 12th. Okay, already I have written some definitions. What is set theory or set? The definition for the set is, we can say a set is a collection of well defined objects. Now what is this well defined? Okay, this, a set is a collection of well defined objects, and these objects in a set are called the members or the elements of the set. लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। देखिए, किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग सेट से डिफाइन करते हैं। अब वेल डिफाइंड क्या है भाई, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे मैं कहूँ कि मैंने पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल दी वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं A E I O U। तो ये वेल डिफाइंड है क्योंकि पूरी दुनिया में जो वॉवेल है वो A E I O U ही है। तो अगर मैं बोलूँ कोई सेट ए है, उसमें हमें कलेक्शन लिखना है किसका भाई, वॉवेल्स का, तो मैंने लिखा है A E I O U। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ कोई सेट बी है और उसमें हमें कलेक्ट करना है फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। ओके, स्टार्टिंग के 6 प्राइम नंबर्स का कलेक्शन करना है। दिस ऑल्सो यूनिक, दिस ऑल्सो इज वेल डिफाइंड। इसके जो एलिमेंट्स होंगे पूरी दुनिया में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको सेम बताएगा। क्या होंगे वो, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, आप जानते हैं प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो केवल 1 से डिवाइड होते हैं या केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल द टॉल बॉयज इन द क्लास। तो ये क्या वेल डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि टॉल बॉयज की डेफिनेशन होती है कि लंबा लड़का। अब वो लंबा कितना लंबा है ये जरा भी डिफाइन नहीं किया गया है। अब लंबाई की डेफिनेशन क्या है, क्लास में सबसे बड़े बच्चे को आप लंबा बोलेंगे, या एक्चुअल में 6 फीट की, 7 फीट की, 8 फीट की हाइट है उसको लंबा बोलेंगे। तो ये कोई वेल डिफाइंड या इसका प्रॉपर हमें कुछ रीज़न नहीं मिल रहा है कि ये वेल डिफाइंड सब जगह पूरी दुनिया में सेम हो, तो ये हमारा सेट नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसमें आपको ये बोलता कि set of all the boys in the class whose height is between 135 centimeter to 150 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ध्यान से बात समझिए। हमें क्लास के उन बच्चों का, हमारी क्लास के उन बच्चों का कलेक्शन बनाना है जिनकी जो हाइट है वो 135 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर के बीच में है। तो ये एक वेल डिफाइंड रीजन हमने लिख दिया है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन मिलेगा, तो इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है कि सेट क्या होता है भाई। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि सेट ऑफ ऑल दी प्लैनेट्स इन दिस यूनिवर्स, तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्लैनेट्स कितने हैं भाई, पहले तो 9 थे, अभी केवल 8 बचे हैं क्योंकि प्लूटो को निकाल दिया गया है। तो ये वेल डिफाइंड है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेट। चलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाते हैं, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट की। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और द एलिमेंट्स। ओके, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सेट A इज इक्वल टू A E I O U, तो इसमें जो A E I O और U हैं, दे आर व्हाट, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। ओके, तो जो मेंबर्स होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये सारे A E I O U क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, एक सिंबल है हमारे पास कुछ इस तरह का, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, और इसी का एक अपोजिट सिंबल है, इसको ऐसे करके ऐसे कट कर देते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग। अब जरा ध्यान से बात सुनिए, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, या डज नॉट बिलोंग टू। देखिए
मैंने कहा कि कोई सेट ए है और उसके एलिमेंट्स हैं ऑल दी वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ओके, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए। अगर मैं कहूँ क्या वन बिलोंग करता है ए को, तो नो, वन डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो दिस सिंबल इज फॉर व्हाट, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके, याद रखेंगे। चलिए, हाँ एक बात और, जब भी आप कभी भी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट का रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से बात सुनिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होगा वो हमेशा होगा कैपिटल लेटर से, ठीक है। आप कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ इस तरह से। और जब भी कभी आप एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स लिखेंगे ना, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट लिखेंगे तो हमेशा उसको आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है, ये सब। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट होंगे स्मॉल लेटर से, और जब सेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो किससे करेंगे हम लोग भाई, कैपिटल लेटर से, याद रखेंगे। अब देखिए, बहुत ध्यान से बात सुनिए, कभी भी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपसे कहा कैपिटल लेटर से, सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, ठीक है, इस तरह से। जब भी कभी आप सेट लिखेंगे तो हमेशा उसको करली ब्रैकेट में ही बंद करेंगे, ठीक है। आप ये ब्रैकेट नहीं यूज़ कर सकते या ये ब्रैकेट नहीं यूज़ कर सकते, ओके। तो कभी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर या जो भी हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसको किस में पैक करेंगे आप लोग, हमेशा करली ब्रैकेट में ही पैक करेंगे या रखेंगे, ठीक है। तो I have told you in general a set is represented by capital letters of English alphabet, curly bracket is being used and they are separated by commas. I have put commas already. Now belongs to and does not belongs to I told you, I hope you will remember, ठीक है। ये किस लिए यूज़ करते हैं, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो ये, नहीं करता है तो ये साइन यूज़ करेंगे, ओके। अब जरा देखिए सबसे खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे सेट थ्योरी की, सेट थ्योरी में जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कई तरीके से करते हैं। देखिए, सेट थ्योरी में रिप्रेजेंट करने के लिए, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं मेनली, वैसे तो तीन तरीके होते हैं लेकिन जो मेनली है वो दो तरीके हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ये क्या होते हैं भाई, देखिए पहला है, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ओके, रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, याद रखेंगे। रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोस्टर फॉर्म अलग होता है, टेबुलर फॉर्म अलग होता है, लेकिन नहीं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एक ही होता है। और हमारा दूसरा फॉर्म है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को क्या बोलते हैं भाई, रूल मेथड। अब जरा देखिए ये दोनों हैं क्या। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट में क्या है भाई, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, यूनिक हो सकता है, 4-5 हो सकते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको कि हम लोग रूल मेथड बोलेंगे, और दूसरा है रोस्टर फॉर्म, या पहला है रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलेंगे। अब जरा देखिए ये हैं क्या भाई, एक एग्जांपल लेते हैं रोस्टर फॉर्म के लिए, जरा ध्यान से देखिए। रोस्टर फॉर्म, आप क्लास 11th में हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे सेट थ्योरी क्लास 6, 7th और 8th सभी क्लासेस में है, और ये बेसिक ही सभी जगह पे है, चाहे आप क्लास 11th में है, चाहे आप क्लास 6, 7th या 8th में है, 9th में या 10th में, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स का बहुत यूज़ है क्लास 10th में। तो आई वुड से कि क्लास 6 से लेकर 12 तक सेट थ्योरी आपको क्लियर होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी। तो रोस्टर फॉर्म यानी कि मैंने बोला आपसे टेबुलर फॉर्म, ये है क्या भाई, जरा ध्यान से देखिए। देखिए, अगर मैंने कहा कोई सेट है ए, लेट देयर बी एनी सेट ए, ओके, और उसके एलिमेंट्स मैंने लिख दिए 2, 5, 7, 9 एंड 15। ध्यान से बात सुनिए, मैंने क्या किया, कोई सेट ए लिया, उसके सारे एलिमेंट्स को इस करली ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो अगर आपने किसी सेट को लिखा और उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आपने लिख दिए एज इट इज़, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जैसे अगर मैंने कहा मुझे चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आप जानते हैं कि माइनस में सारे नंबर्स,
ठीक है, -2 -1, फिर उसके बाद 0, फिर प्लस में सारे नंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। तो सारे इंटीजर्स को लिखना यानी इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और अगर मैं कहूँ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो आप सिंपली लिखेंगे होल नंबर्स के लिए 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ओके। अगर मैं कह दूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज इट इज़ 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, रोस्टर फॉर्म। यानी कि रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, वो आपको एज इट इज़ कर्ली ब्रैकेट में लिखने होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए। उसके बाद है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। बट बिफोर आई टेल यू अबाउट सेट बिल्डर फॉर्म, एक चीज़ बताना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेट लिखा ए, ठीक है, और उसमें आपने लिख दिया AEIOU, ऑल द वॉवेल्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में AEIOU ही लिखिए। हमें सेट से मतलब है केवल सभी के सभी रिक्वायर्ड एलिमेंट से, ठीक है। आप इन एलिमेंट्स को चाहे पहले AEIO लिखिए, चाहे आई को पहले लिखिए, ई को बाद में लिखिए, फिर ओ लिखिए, फिर ए लिखिए, यू लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, ठीक है, और गलत भी नहीं है। तो पहला फॉर्म ये कि आपको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट से मतलब है। हाँ, एक बात है कि आप जब भी कभी कोई सेट लिखेंगे तो उसमें नंबर्स का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कोई सेट लिखा बी और सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए 2 3 3 2 4 2, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने 2 को 4 बार लिखा या 2 बार लिखा। आपको केवल एक बार ही लिखना है, क्योंकि 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन 2 3 4 दिस कैन बी रिटन, ओके। आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों ठीक है, लेकिन सही मायने में आपको सेट थ्योरी में किसी भी एलिमेंट को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इलाहाबाद, ठीक है, तो इलाहाबाद ये जो हमारा वर्ड है, इसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ए से लेकर जेड तक के बीच में जो भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, इसका हमें एक सेट बनाना है। तो इलाहाबाद वर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके जो सेट बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। अगर हम मान लें कोई सेट है, इलाहाबाद के वर्ड्स का सेट मान लेते हैं बी, ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे ए यूज़ हुआ है। देखिए मैंने आपसे बताया था कि कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। फिर एल यूज़ हुआ है, ए ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, एल 2 बार है, ए भी 2 बार है। फिर आप लिखेंगे एच, फिर से ए आया, नहीं लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे बी, फिर से ए आया, नहीं लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे डी, ठीक है। तो इलाहाबाद वर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स यूज हो रहे हैं उसका अगर आप सेट बनाते हैं तो आप ये लिखेंगे, ओके। आई होप आपको क्लियर है। नाउ सेकेंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, यानी कि रूल मेथड क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग रूल मेथड भी बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही बोल रहा है ये रूल मेथड। एक्चुअल एलिमेंट्स आर नॉट रिटन इन दिस, ठीक है। एक्चुअल एलिमेंट्स आर नॉट रिटन इन दिस फॉर्म। देखिए एक्चुअल एलिमेंट्स को आपको लिखने की जरूरत नहीं है इस फॉर्म में, बट वी नीड अ स्टेटमेंट या कोई फॉर्मूला या कोई रूल को हम लोग मैनेज करके लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए कोई सेट ए है, इस तरह से है कि x है, सच दैट x इज सच दैट, इसको पढ़ते इस तरह से, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। जरा ध्यान से बात समझिए। अब देखिए ये हमारा रूल मेथड से लिखा हुआ है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर हमें इसी को सिंपल रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे। देखिए ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स विच इज कॉल्ड एज एक्स, और x की डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और जो x की वैल्यू है 7 से छोटी है। अगर x की वैल्यू 7 से छोटी है तो मतलब हम लोग क्या क्या लिखेंगे भाई, ज़रा ध्यान से देखिए। नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 और 6 लिखेंगे, ये हमारा सेट बन जाएगा। देखिए ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें कि हमने इसको डिफाइन करके लिखा हुआ है, और ये है हमारा सिंपल रोस्टर फॉर्म जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जरा एक और डेफिनेशन लिखते हैं। अगर हमने लिखा कोई सेट ए है और उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, ये हमारा कौन सा फॉर्म है भाई,
इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके, ये हमारा रोस्टर फॉर्म। अब इसी को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, सेट थ्योरी का। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आप लिखेंगे सेट ए एक्स सच दैट एक्स, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है? एक्स, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। देखिए सभी 2 3 4 5 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर हैं। लेकिन किस तरह से हैं, जरा ध्यान से देखिए। जो x की हमारी वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 2 के इक्वल है या 2 से बड़ी है, ठीक है ना, 2 के इक्वल है। और कहाँ तक है भाई? 5 के इक्वल है या 5 से छोटी है लिख सकते हैं, या आपको लिखना पड़ेगा 6 से छोटी है। बात समझिए, ये दोनों का ही मतलब सेम है, ये और ये आप देख सकते हैं। x such that x is an element of natural number where x is less than or equal to 2, equal to 2 मतलब 2 को इन्वॉल्व करेंगे, और 6 से छोटा है, ठीक है, 6 से छोटा है। 6 से छोटा है तो कहाँ तक आएगा हमारा नंबर? 5 तक आएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों सेम लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का भी और रोस्टर फॉर्म का भी। देखिए हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है C इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड 11। कौन सा फॉर्म है ये है रोस्टर फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखिए, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। ये हमने लिखा है ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड 11 रोस्टर फॉर्म में। अब इसी को अगर हमें लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वी विल राइट एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2n-1। ध्यान से देखिए, आप ऑड नंबर्स को 2n-1 से डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे n क्या रखेंगे भाई? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन एक कंडीशन है कि जो n की वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे? लेस देन और इक्वल टू 6 रखेंगे। अभी क्लियर नहीं हुआ? कोई बात नहीं, जरा ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि फॉर्मूला मेथड में लिखना, किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, या किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखना। तो मैंने x को डिफाइन कर दिया है 2n-1, और ये जो n की वैल्यू है उसको क्या रखेंगे भाई? लेस देन और इक्वल टू 6 रखेंगे। जरा देखिए, ये जो 2n-1 है, अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 -1, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 आएगा, ठीक है, यानी कि 1 इसका एलिमेंट है। 2n-1 n की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा, 3 भी इसका एलिमेंट है। ऐसे ही करते करते अगर हम रखेंगे 2n-1 में n की जगह देखिए क्या करना है? लेस देन और इक्वल टू 6, 6 के बराबर रख सकते हैं, 6 के इक्वल रख सकते हैं, 6 से बड़ा नहीं रख सकते। तो n की जगह पे 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 -1 यानी कि 12 - 1 यानी कि 11। 11 इज द एलिमेंट ऑफ व्हाट? दिस सेट। ओके, सो आई होप आपको क्लियर होगा रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक ज़रूरी टर्म है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है भाई? देखिए अगर हमारे पास कोई सेट ए है और उसमें हमने लिख दिया 2 3 4 5 6, ओके, कितने एलिमेंट्स है भाई इस सेट में? तो ध्यान से देखिए, सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। ओके, यानी कि किसी भी सेट में द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ओके, इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि इट शुड बी अ फाइनाइट सेट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट या टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब, जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने लिखा कोई एलिमेंट, कोई सेट बी लिखा 2 4 5 6, आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या है, तो ये होगा हमारा 4। ओके, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये हो गया हमारा कार्डिनल नंबर। अब जरा ध्यान से बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में जो सबसे पहला है हमारा वो है फाइनाइट सेट। ओके, दूसरा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के बाद तीसरा हम लोग लिखेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट।
या इसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव ज्वाइंट सेट, ज्वाइंट सेट, देन 6 वी हैव डिसजॉइंट सेट, ठीक है। देखिए ज्वाइंट सेट और डिसजॉइंट सेट, उसके बाद है हमारा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, सेवेंथ है इक्विवेलेंट सेट, देन वी हैव एथ इक्वल सेट, ठीक है। चलिए इतना डेफिनेशन पढ़ना है। देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है भाई, फाइनाइट जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकें, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकें, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप जानते हैं कि AEIOU 5 हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स तो आप 26 में से 5 माइनस कर दीजिए, 21 बचेगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने, ठीक है, कितने हैं भाई, तो 26 आप जानते हैं कि हैं एलिमेंट्स। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट जो x की वैल्यू है वो लेस देन 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ कि इनफाइनाइट सेट हुआ? यस ऑब्वियसली फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि हमने 100 से छोटा कर दिया। अब नेचुरल नंबर 100 से छोटा कितना हो जाएगा भाई, 1 से लेकर 99 तक, ठीक है। फाइनाइट सेट क्लियर। नाउ वी हैव इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है भाई, ऐसा सेट जो अनकाउंटेबल हो, जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अनकाउंटेबल है, सेट ऑफ होल नंबर्स अनकाउंटेबल है, सेट ऑफ इंटीजर्स अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट। नाउ वी हैव सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। सिंगलटन सेट या यूनिट सेट क्या होता है भाई, देखिए ये भी अपने नाम से ही बोल रहा है, सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ठीक है, सिंगल एलिमेंट। अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट। जैसे इसका एग्जांपल देना हो हमें, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, और ये सिंगलटन सेट है। और ये सेट है कि नहीं भाई, वेल डिफाइंड, ऑब्वियसली आप कहेंगे कि हाँ हमारे देश में केवल एक ही राष्ट्रपति हैं। और अगर कोई एग्जांपल सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 8, अगर मैं लिख दूँ सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 8, तो 6 और 8 के बीच में एक ही होल नंबर होता है, आप जानते हैं वो क्या है, 7 है, ये यूनिट है यानी सिंगलटन सेट है, ठीक है। इम्पटी सेट, ध्यान से बात सुनिए, द सेट विच हैज नो एलिमेंट, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं नल सेट या इम्पटी सेट। इसका एग्जांपल अगर लेना हो हमें तो हम क्या लिखेंगे भाई, द एम्पटी सेट इज डिनोटेड बाई, देखिए एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस फाई जैसे वर्ड से डिफाइन करते हैं, वैसे इसको डेनिस लेटर बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं ओ, ठीक है। आप फिलहाल फाई बोलिएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एम्पटी सेट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या केवल एक कर्ली ब्रैकेट से लगा दीजिए, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नाउ वी हैव, अच्छा एग्जांपल लेना है, अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 7 एंड 9, ठीक है, 7 एंड 9 के बीच में जितने भी ऑड नंबर सबका सेट बनाइए, तो आप जानते हैं कोई भी ऑड नंबर 7 और 9 के बीच में नहीं है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1, तो क्या इसका कोई सेट बन सकता है, नो, ये भी हमारा 5 होगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा सेट भाई, एम्प्टी सेट, ओके। आई होप आपको फाइनाइट सेट क्लियर है, इनफाइनाइट सेट क्लियर है, सिंगलटन और एम्प्टी सेट। नाउ वी हैव ज्वाइंट एंड डिसज्वाइंट सेट। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ज्वाइंट सेट ये होता है अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। मान लेते हैं कि हमने सेट में एलिमेंट लिखा 2 3 4 5, ओके, और सेट बी में एलिमेंट लिखा 5 6 7 8, इस तरह से। तो क्या ए और बी ज्वाइंट सेट है, ध्यान से देखिए, ए और बी ज्वाइंट सेट है, क्यों, क्योंकि 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो ज्वाइंट सेट की डेफिनेशन अगर आपको देनी हो तो टू सेट्स आर सेट टू बी ज्वाइंट, या ज्वाइंट सेट को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट,
ठीक है भाई, ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग मतलब अगर कोई कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो जाए दोनों में, दोनों सेट्स में, देन वी से दैट इट इज अ जॉइंट सेट। ठीक है, अगर कोई एक सेट भी, एक एलिमेंट भी कॉमन है तो जॉइंट सेट। अब इसी का अपोजिट है डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट्स हों और उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसजॉइंट सेट। ओके, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से बात सुनिए। इक्विवेलेंट, देखिए इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ध्यान से बात सुनिए। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 5 है और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी भी 5 है, तो आप बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। या एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ, ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और कोई सेट बी है उसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, तो आप देख सकते हैं इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। सो वी कैन से दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी, दिस इज द साइन ऑफ इक्विवेलेंसी। ओके, ए इज इक्विवेलेंट मतलब ऐसे एरो आप दोनों तरफ लगाएंगे, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। और इक्वल सेट का क्या मतलब है भाई, ध्यान से देखिए। इक्वल सेट में क्या होता है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ द सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अगर दोनों के दोनों सेट में एलिमेंट सेम हो तो हम लोग उसको बोलते हैं कि दोनों आइडेंटिकल है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और एक सेट है बी, उसको मैंने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन 6। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। x लेस देन 6 मतलब कहाँ तक आया भाई, 1 2 3 4 5, और यहाँ हमने a क्या दिया है 1 2 3 4 5, तो दोनों ही क्या है भाई, इक्वल सेट्स हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, so far we have discussed about all the types of sets: finite, infinite, singleton, empty, joint, disjoint, equivalent and equal sets. Okay, now so far ये था बेसिक। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सबसेट का। सबसेट क्या होता है, ध्यान से बात सुनिए। सबसेट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, if all the elements of set A, okay, belong to the set B, ठीक है, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स B से बिलोंग करते हैं या B को बिलोंग करते हैं, देन सेट A is said to be, then set A is said to be the subset of set B। ठीक है, थोड़ा अजीब सा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए के सेट बी में हों, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, इस तरह से। और अगर B के भी सारे एलिमेंट A में हो तो हम लोग बोलते हैं B इज द सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने कोई सेट A लिखा और उसके एलिमेंट्स लिख दिए 5 6 7, ठीक, और कोई सेट B लिखा, उसके एलिमेंट्स मैंने लिख दिए 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिए, ये जो हमारा 5 6 और 7 है वो B में है और B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A बिलोंग टू द सेट B, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट A इज द सबसेट ऑफ B। ओके, ये हमारा सबसेट का साइन है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए,
बी सबसेट है ए का? नो, बी ए का सबसेट नहीं, क्योंकि बी के पास काफी सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना? ठीक है, चलिए अगर एक और एग्जांपल लूं मैं सबसेट के लिए, तो आप ऐसा एलिमेंट लीजिए ए में या फर्स्ट सेट में, मान लेते कोई सेट ए है, ठीक है, 1 2 3 4 और y है 1 2 3, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, क्या x सबसेट है y का? नो। क्या y सबसेट है x का? यस। क्यों? जरा देखिए, y में 1 2 3 है और x में भी 1 2 3 है, लेकिन x में कुछ एक्स्ट्रा भी है, इसको हम लोग बोलेंगे इस तरह से कि y पूरा का पूरा x में है और x के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, इसलिए y इज द सबसेट ऑफ x बट नॉट द x इज द सबसेट ऑफ y। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म वी हैव इज प्रॉपर सबसेट। अभी प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जरा ध्यान से बात सुनिए। हालांकि मैंने जितना भी आपको सबसेट बताया वो प्रॉपर सबसेट भी थे, लेकिन डेफिनेशन है इसलिए आपको जानना पड़ेगा। अगर कोई सेट ए है तो उसको सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे कब? देखिए, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, कब कहेंगे ऐसा? जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कंटेन्ड इन बी, पहली कंडीशन, ऑल द एलिमेंट्स आर इन बी, और दूसरा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए, बी में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए विच इज नॉट इन ए। ओके, यानी कि बी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, पूरा पूरा ए बी में आ जाए और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मान लेते हैं कोई सेट ए है, हालांकि मैंने जितने भी सबसेट बताए आपको ऐसे ही बताए। देखिए 5 6 7 और बी कोई सेट है, उसके एलिमेंट हैं 3 5 6 7 और 8, तो आप बोल सकते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ध्यान देखिए, तो यानी कि जो होल नंबर है, होल नंबर 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर को भी कंटेन करता है, तो आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। ओके, चलिए इसके बाद हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है भाई? देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कोई सेट ए है, उसमें हमने एलिमेंट लिखा 1 और 2, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन नहीं एग्जांपल से बताता हूँ। तो इस ए के कितने सबसेट बन सकते हैं? देखिए, 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है, फिर आप लिख सकते हैं 1, फिर आप लिख सकते हैं 2 और फिर आप लिख सकते हैं 1 2। देखिए 5 यानी कुछ नहीं, इसका सबसेट है, 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है और 1 2 इसका सबसेट तो है ही। एक्चुअली ये तीनों होते हैं प्रॉपर सबसेट और ये होता है सबसेट, ठीक है। तो हमने लिखा था ए और नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना था भाई? 2 था, और नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बना है? नंबर ऑफ सबसेट्स जरा काउंट करिए तो 1 2 3 4, 4 बने हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सबसेट्स बनाने के लिए, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स होता है, फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, सॉरी 2 पावर n, ठीक है ना। देखिए, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कोई सेट ए है और उसमें ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 पावर n, यानी कि 2 पावर कितने एलिमेंट्स है भाई? 1 2 3, तो 2 पावर 3 यानी कि 8 इसके प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। देखिए जरा कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो आप 5 लिखेंगे या ब्लैंक यानी कि एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ए, फिर आप लिखेंगे बी, फिर आप लिखेंगे सी, फिर ए कॉमा बी, ओके, फिर बी कॉमा सी, फिर ए कॉमा सी, और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है, तो ए बी सी भी लिखेंगे।
और इन सभी को आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, हमारा बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। जरा काउंट कर लीजिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट बी है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, तो कितने बनेंगे भाई, मैंने आपको बताया फॉर्मूला 2 पावर n बनेंगे। 2 पावर n मतलब 2 पावर कितना, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 यानी कि 8 बनेंगे। देखिए 8 वो क्या बनेंगे, मैंने कहा पहला 5 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 1 कॉमा 2, फिर 2 कॉमा 3, फिर 1 कॉमा 3 या 3 कॉमा 1 बोल सकते हैं आप, और फिर लास्ट में फाइनली 1 2 3। और इन सभी को आप कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे तभी एक सेट बनेगा। ठीक है, तो अगर मैंने मान लीजिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए दे दिया आपको 6, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स जाएगा 2 पावर 6 यानी कितना 64। सो वी हैव अ फॉर्मूला 2 पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए, याद रखेंगे। नाउ वी हैव सुपर सेट। ये सुपर सेट क्या होता है, देखिए इफ अ सेट A is a subset of B, if set A is a subset of B, then B is called the superset of A. Okay, if set A is the subset of B, then B is called a superset of A, and we write what, and we write okay B is the superset of A। देखिए अगर A पूरा पूरा B में है, ठीक है, अगर सेट A इज अ सबसेट ऑफ B, तो B को हम लोग बोलते हैं सुपरसेट ऑफ A, अपोजिट करने के लिए, विच इज रेड एज B इज सुपरसेट ऑफ A उसको। ठीक है, नाउ वी हैव वन मोर डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, आप जितने भी सेट लिखते हैं ए बी सी कुछ भी लिखिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेट ए लिया, कोई सेट बी लिया, कोई सेट सी ले लिया। ए के एलिमेंट्स हो गए आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, ठीक है, 5 6 7 8। मान लीजिए कि सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, और कोई सेट सी है, उसके एलिमेंट्स हमने मान लिया 4 6 8 10। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से या इस सिंबल से। ठीक है, तो इसका मतलब होगा वो सबसे बड़ा सेट होगा, यानी ये ए बी और सी वो सब के सब इसके सबसेट होने चाहिए। तो जो हमारा यू होगा उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक्चुअली सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सभी के सभी सेट्स इन्वॉल्व होते हैं या अंदर होते हैं उसके। ठीक है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब जरा ध्यान से देखिए, बिफोर आई टेल यू कंप्लीमेंट ऑफ सेट, चलिए पहले लिख लेते हैं। देखिए अगर कोई सेट ए है, इसका कंप्लीमेंट हमें दिखाना तो हम लिखेंगे ए डैश। ए डैश का मतलब होगा कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए के नहीं हैं, मतलब ए को छोड़ के सबके सब। जैसे देखिए अगर हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है और ये ए है 5 6 7 8, तो जो ए डैश होगा वो क्या होगा हमें पता है, 1 2 3 4। ये 5 6 7 8 आप नहीं लिख सकते क्योंकि ए में है 9 और 10, ये क्या हो जाएगा हमारा ए डैश। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, कंप्लीमेंट ऑफ सेट की बात करूँ, तो बोल सकते हैं द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए। ओके, अगर मैं बी डैश की बात करता तो क्या हो जाता भाई, देखिए बी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स, बी में है 1 3 5 7, तो 1 से लेके 10 तक के बीच में 1 3 5 7 आप छोड़ दीजिए, तो लिखते 2 4 6 8 9 10। ओके, 1 3 5 7 नहीं लिख सकते, तो ये हो गया बी डैश। ऐसे अगर मैं सी डैश लिखना हो तो देखिए सी में क्या क्या है, 4 6 8 10 है, तो 4 6 8 10 को लिख छोड़ दीजिए, 1 2 3 5 7 9, ये हमारा हो जाएगा सी डैश, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ
सेट। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन सेट किसको कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। सबसेट पढ़ा, सुपर सेट पढ़ा। ठीक है, प्रॉपर सबसेट भी पढ़ा। नाउ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है भाई, हम लोग इसमें पढ़ेंगे यू यानी कि यूनियन। ठीक है, फिर ये सिमिलर पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। ओके, तो यूनियन और इंटरसेक्शन सबसे पहले बेसिक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस ए। तो पहले तो मेनली हमें यूनियन और इंटरसेक्शन देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, कोई सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया। ठीक है, तो ए यूनियन बी, देखिए यूनियन तो अपने नाम से ही बोल रहा है, मतलब सबको साथ लेके चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा हमारा, यूनियन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो आप देखेंगे दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। देखिए 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन बी। ओके, और अगर मैं बात करूं ए माइनस बी की, अगर आपको ए से बी को माइनस करना है, इसका मतलब है कि आप केवल और केवल ए के ही एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो हमारा ए में है 1 2 3, लेकिन 2 3 यहाँ पे भी है, तो केवल 1 हम लिख पाएंगे ए माइनस बी के लिए। और अगर हमें बी माइनस से लिखना हो बेटा, क्या लिखेंगे, देखिए बी माइनस से मतलब केवल और केवल बी के एलिमेंट्स। देखिए ए माइनस बी के लिए यहाँ लिखेंगे ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए, और यहाँ लोग क्या लिखेंगे, ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स लिखना होगा तो 1 2 3 तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 इसमें है, 2 3 छोड़, यहाँ आएगा 4 5 6। ओके, आई होप आपको क्लियर है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या ले सकते हैं, डिफरेंस मैंने बता ही दिया। सो ये था हमारा बेसिक और एक बहुत ही खास ऑपरेशन है सेट का, जिसको हम लोग ए डेल्टा बी बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसके बाद अभी हमें वेन डायग्राम भी पढ़ना है, जो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, डिफरेंस यूनियन इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास एक, अच्छा ए डैश मैंने बताया, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ए डैश का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, ए डैश का मतलब केवल और केवल ए को छोड़ के बाकी सब के सब सारे एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैं बी डैश कहूँगा तो बी को छोड़ के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, सो कार्डिनल नंबर आई हैव टोल्ड यू, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। चलिए प्रॉपर्टी एक और है, या ऑपरेशन एक और है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ, एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस आई विल चेंज द कलर। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई सेट है ए और कोई दूसरा सेट है बी। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं ए डेल्टा बी। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए सॉरी, चलिए ये है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे मान लेते हैं हमने कोई एलिमेंट लिया ए, कोई सेट लिया ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, कोई सेट लिया बी, उसके एलिमेंट हैं 3 4 5 6। तो देखिए हम निकाल सकते हैं ए माइनस बी, हम निकाल सकते हैं बी माइनस ए माइनस बी निकालिए भाई, क्या आएगा 1 2 आएगा, बी माइनस ए निकालिए क्या आएगा 5 6 आएगा।
तो हमें निकालना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये जो होगा हमारा, ये होगा a डेल्टा b, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा भाई, तो a माइनस बी 1 2 है और b माइनस से 5 6 है, तो ये सबका यूनियन ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है भाई, चलिए इतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद वेन डायग्राम और कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, सी यू सून।